फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जीएसटी 2.0 रैशनलाइजेशन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। जीएसटी जो है 2017 में लॉन्च हुआ था, लेकिन लेटेस्ट राउंड ऑफ रिफॉर्म्स में अब उसको 22 सितंबर से जो है वो न्यू जीएसटी एप्लीकेबल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको जीएसटी बचत उत्सव कहते हुए कहा है कि सिंप्लीफाई कर दिया है हमने रेट स्ट्रक्चर को, और क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को करेक्ट किया गया है। हाउस होल्ड कंजम्पशन इससे बूस्ट करने का मोटिव है। तो जो 4 स्लैब का सिस्टम था वो अब 2 स्लैब सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। जो मेरिट गुड्स हैं 5% उन पर एप्लीकेबल होगा जीएसटी रेट, और स्टैंडर्ड रेट जो है वो 18% बन चुका है। लेकिन कुछ स्पेशल स्लैब्स भी हैं, जैसे 0.25% रफ डायमंड्स या सेमी प्रेशियस स्टोन्स के लिए, 1.5% फॉर पॉलिश डायमंड्स के लिए, 3% प्रेशियस मेटल्स के लिए, 40% जो है वो सिन या फिर डीमैरिट गुड्स के लिए। 12% की स्लैब को अबॉलिश कर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर ब्रिक्स। ठीक है। अब सर्विसेज जो ऑफर की गई हैं जिनमें एग्जाम्पशन और कट मिले हैं, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस जो एग्जाम्प्ट है अब जीएसटी से। फिर जो होटल्स जिनका पर डे टैरिफ रेट बिलो या इक्वल टू 7500 रुपीज़ है, उनको 5% जो है वो विदाउट आईटीसी जो है वो उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। ये जो सारे बेनिफिट्स हैं उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि मंथली डेटा रिपोर्ट्स कंपाइल की जाएं ऑफिसर्स द्वारा कि क्या प्राइस चेंज ऑफ कमोडिटीज़ हुआ है प्री और पोस्ट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन में, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि अगले 6 महीने में जो बेनिफिट्स हैं वो कंज्यूमर्स को पास किए जो है मैन्युफैक्चरर्स ने, और उसके रेट बढ़ाकर जो है वो प्रॉफिटेरिंग नहीं की। तो लोअर जीएसटी रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करेंगे डिस्पोजेबल इनकम को, स्पर करेंगे डिमांड और इंसेंटिवाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट्स को। गवर्नमेंट का एम है कि ऑफसेट किया जाए रेवेन्यू लॉस फ्रॉम कट्स ऑन ओवर 375 आइटम्स हायर कंजम्पशन के थ्रू। तो अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको भी करेक्ट करने की कोशिश की गई है। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब आपका इनपुट टैक्स रेट जो है, जो रॉ मटेरियल या सर्विसेज पे होता है, वो ज़्यादा है आपके आउटपुट टैक्स रेट से, जिसकी वजह से कैपिटल आपकी फंसी रह जाती है। जैसे आप समझ लो कि आप कपड़े का बिजनेस करते हो, तो जो टेक्सटाइल का फैब्रिक है उस पर आप ज़्यादा जो उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हो, तो उस पर आप 12% जीएसटी पे कर रहे हो। लेकिन जो आप फिनिश्ड गारमेंट्स बेचते हो उस पर तो सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से इनपुट्स और आउटपुट्स को सेम स्लैब में डाल दिया है। ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ये भी कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे की सारे ही एनोमलीज को एड्रेस कर लिया गया है। अब जैसे चैलेंजेस क्या हैं इसमें, सेंटर और स्टेट जो हैं उनके लिए रेवेन्यू के कंसर्न्स हैं कि कम कर दिया जीएसटी रेट। तो अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन बाइसिकल्स, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स, कॉरुगेटेड बॉक्सेस, इन सब इंडस्ट्रीज़ में अभी भी ये आइडियास एग्जिस्ट करता है। कोई लीगल प्रोविजन ही नहीं है एंटी प्रॉफिटरिंग को बचाने के लिए। ठीक है। पहले होती थी नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जो आपके जीएसटी के अंडर, बट उसको ख़त्म करके उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ही सबस्यूम कर दिया गया था। तो जो रेजिडुअल आईडीएस इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, ताकि बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है कंज्यूमर्स को स्ट्रिक्ट एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म्स के थ्रू भी किया जाए। ठीक है। स्टेट के फाइनेंसिस को भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है ताकि उनकी कंप्लायंस और डिजिटल मॉनिटरिंग जो है इम्प्रूव हो। पीरियडिकली जो ये स्लैब हैं उनको भी रिव्यू किया जाए ताकि रेवेन्यू न्यूट्रलिटी और ईज़ ऑफ बिजनेस में बैलेंस बना रहे। ट्रस्ट बेस्ड कंप्लायंस भी एनहांस करने की ज़रूरत है, ताकि जिसमें कि टैक इनेबल्ड रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो, रिफंड्स हो। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, रिवर पॉल्यूशन इन इंडिया। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीपीसीबी की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रही है कि मार्जिनल रिडक्शन हुआ है पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेज में अक्रॉस इंडिया, लेकिन अभी भी बहुत सी रिवर्स हैं खासकर महाराष्ट्र में जो क्रिटिकली कंटेमिनेटेड हैं। तो रिवर्स जो हैं वो लाइफ लाइन्स हैं इंडिया की, जो सस्टेन करती हैं एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, मिलियंस ऑफ पीपल को। तो सीपीसीबी रेगुलरली मॉनिटर करता रहता है रिवर हेल्थ को, मेजर करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल्स को, ताकि पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिकेट किया गया है मार्जिनल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस अक्रॉस इंडिया। तो रिवर पॉल्यूशन जो है इंडिया में एक परसिस्टेंट चैलेंज है।
CPCB के अकॉर्डिंग पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच जो है वो डिफाइन किया जाता है एज 2 और मोर कंसेक्यूटिव लोकेशंस ऑन अ रिवर जहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड लेवल्स जो है वो 3 mg/लीटर से ज़्यादा है। तो क्या कॉजेज़ हैं रिवर पोल्यूशन के? सिटीज़ जो कि जनरेट करती हैं सीवेज, केमिकल और टेक्सटाइल हब्स जो है वो टॉक्सिक वेस्ट रिलीज़ करते हैं रिवर्स में, फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का फ्लो हो जाता है रिवर्स में ड्यूरिंग मानसून्स। अब उसका इम्पैक्ट क्या आता है? एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है, अनसेफ ड्रिंकिंग और बेदिंग वाटर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेज होती हैं, इकोनॉमिक लॉस होता है फिशरीज और एग्रीकल्चर में, सोशल अनरेस्ट भी आता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटेस्ट आते हैं आपके रिवर्स के अराउंड। फिर CPCB की 2023 रिपोर्ट के हिसाब से नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस जो है वो डिक्रीज हुए हैं 311 से 296। महाराष्ट्र लेकिन अभी भी टॉप कर रहा है लिस्ट को विद 54 पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस। मार्जिनल प्रोग्रेस ओवरऑल देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कुछ रिवर्स हैं जो वर्सनिंग कंडीशंस में हैं। उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर, झेलम, गंगा, सिकराना बिहार में, हसदेव महानदी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो CPCB जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ मॉनिटर करता रहता है वाटर क्वालिटी एट ओवर 4700 लोकेशंस। और कई बार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी स्टेट्स को मैंडेट किया है कि वो रिवर रिजुविनेशन प्लान्स बनाएं। अब चैलेंजेस क्या हैं रिवर रिजुविनेशन में? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अंडर कैपेसिटी हैं या फिर नॉन फंक्शनल है बहुत सी सिटीज़ में। ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस हैं CPCB स्टेट बोर्ड्स और लोकल अथॉरिटीज़ के बीच में, जिससे अकाउंटेबिलिटी नहीं आ पाती है। बहुत से स्टेट लेवल एक्शन प्लान जो है उनकी फाइनेंशियल बैकिंग ही नहीं है। कॉन्टीन्यूसली एंक्रोचमेंट होती रहती है, वेस्ट जनरेशन होती है, जिसकी वजह से जो है क्लीन अप एफर्ट्स जो है वो आउटपेस हो जाते हैं। तो इनिशिएटिव्स जैसे कि नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन और डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडियाज ग्रोइंग नॉइस क्राइसिस। ये टॉपिक भी इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नॉइस जो है वो साइलेंटली इमर्ज हो रहा है एज अ सीरियस येट अंडर रिकग्नाइज्ड हेल्थ थ्रेट इन इंडियन सिटीज़। लीगली इसको आइडेंटिफाई किया जाता है एज एन एयर पॉल्यूटेंट अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट, लेकिन ये मेडिकली लिंक्ड है। हाइपरटेंशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस होती है, ठीक है। इंडिया ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट की है सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग और डेटा कलेक्शन में नॉइज़ पोल्यूशन की। तो CPCB के हिसाब से नॉइज़ को आप अनवांटेड साउंड कह सकते हो। जो प्लीजिंग साउंड होती है उसको तो आप म्यूज़िक कहते हो, लेकिन कोई भी साउंड जो पेन, इरिटेशन या नॉइज़ करती है उसको आप नॉइज़ कहते हो। तो अंडर सेक्शन 2A ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 नॉइज़ को एक एयर पॉल्यूटेंट माना गया है। लेकिन नॉइज़ की रेगुलेशन भी की जाती है इंडिया में नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स के थ्रू और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। ये रूल्स जो है आउटलाइन करते हैं परमिसिबल नॉइस लेवल्स, जैसे कि एरिया और टाइम के हिसाब से। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ड्यूरिंग द डे, मतलब सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक 75 dB तक अलाउड है, रात में 70 dB तक अलाउड है। ऐसे ही कमर्शियल एरियाज़, रेजिडेंशियल एरियाज़, साइलेंस जोन्स के लिए अलग पैरामीटर्स हैं। तो इंडियन टाउन्स और सिटीज़ रेगुलरली फेस करती है नॉइस लेवल्स को जो कि वेल अबव सेफ लिमिट्स रहते हैं। WHO तो रिकमेंड करता है कि डे टाइम एक्सपोजर 55 dB से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन और इंडिया के रूल्स भी कहते हैं ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 70 dB तक रहता है। याद रखो, नॉइस इंटेंसिटी 10 फोल्ड बढ़ जाती है हर 10 dB इंक्रीज के साथ। वर्स्ट इम्पैक्ट आता है उन वल्नरेबल ग्रुप्स पर, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स, डिलीवरी वर्कर्स, ट्रैफिक पुलिस या रेजिडेंट्स ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। इन ग्रुप्स के लिए कांस्टेंट अर्बन नॉइज़ जो है वो एक सिर्फ एक इरिटेशन नहीं बल्कि एक डेली ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। तो कैसे नॉइज़ पॉल्यूशन को अनचेक जो है वो क्यों अनचेक रहता है? पहला तो है कि कोई मॉनिटरिंग ही नहीं है, तो पॉलिसी मेकर्स को पता ही नहीं होता। वीक इन्फोर्समेंट है, कल्चरल एक्सेप्टेंस हो चुकी है नॉइज़ी प्रैक्टिसेस की। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस है, स्प्लिट है कि क्या पॉल्यूशन बोर्ड्स देखेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ देखेगी या पुलिस देखेगी। तो कैसे इसको हम एड्रेस करें? इसको आप एयर और वाटर पोल्यूशन के लेवल पर ही ट्रीट करो। मॉनिटरिंग करो रियल टाइम सेंसर्स के साथ। इंटीग्रेट करो नॉइज़ मिटिगेशन को विद ग्रीन बफर्स, जोनिंग, सस्टेनेबल मोबिलिटी मेजर्स जैसे इलेक्ट्रिक बसेज और साइकिलिंग। स्ट्रेंथन करो एनफोर्समेंट, इंश्योर करो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। कम्युनिटी एंगेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को पता लगे कि नॉइज़ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो क्वाइट लिविंग कंडीशन जो है वो यूनिवर्सल राइट होना चाहिए, कोई लग्जरी नहीं होनी चाहिए।
नॉइज़ को हम ऑलरेडी एज एन एयर पॉल्यूटेंट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, लेकिन इसलिए इफेक्टिव एक्शन कहता है कि स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल और सिविक विल भी दिखाई जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2025। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स और इंडस्ट्री ने लीड्स रिपोर्ट जो है वो लॉन्च की है। एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है ये बेंचमार्क करने के लिए लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसको कंसीव किया गया था ऑन द लाइंस ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 2018। इसको प्रिपेयर किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अब लीड्स 2025 फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स हैं जिसमें रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट आता है। फिर परसेप्शन इंडिकेटर्स हैं जिसमें लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज और एनवायरनमेंट देखा जाता है। दो मेजर फीचर्स हैं 2025 की रिपोर्ट में कि परफॉर्मेंस असेसमेंट की गई है 5 से 7 कॉरिडोर्स की बेस्ड ऑन जर्नी टाइम, ट्रक स्पीड और वेटिंग पीरियड्स। एपीआई इनेबल्ड इवैल्यूएशन की गई है सेक्शन वाइज स्पीड्स की ऑन मेजर रोड कॉरिडोर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आदि युवा फेलोशिप एंड आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने यूएन के साथ मिलकर आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम जो है आदि कर्मयोगी अभियान के अंडर लॉन्च किया है। तो आदि युवा फेलोशिप क्या है? यूएन द्वारा सपोर्टेड है ये, ताकि ट्राइबल यूथ को एम्पावर किया जा सके स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, मेंटरशिप, करियर डेवलपमेंट के थ्रू। इस इनिशिएटिव के अंदर सिलेक्टेड ट्राइबल यूथ जो है वो 12 मंथ पेड फेलोशिप जो है वो करेंगे और एक टेलर्ड लर्निंग प्लान उन्हें दिया जाएगा जो कि बैलेंस करेगा नॉलेज बिल्डिंग, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। फेलोज को मंथली अलाउंसेस मिलेंगे, एक्सेस मिलेगा हाई क्वालिटी यूएन एंड कमर्शियल ट्रेनिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का, और ये प्रोग्राम लिंक करेगा फेलोज को टू नेशनल स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम्स। फेलोज जो है वो सिलेक्ट होंगे थ्रू अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। अब आदि कर्मयोगी वॉलंटियर्स प्रोग्राम क्या है? यूएनएफपीए द्वारा सपोर्टेड है, इक्विप करेगा ट्राइबल यूथ को कि वो एक्ट करे एज कैटलिस्ट फॉर ग्रास रूट चेंज एंड स्ट्रेंथन करे लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी इन ट्राइबल रीजन्स। 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और राजस्थान से ये जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे वॉलंटियर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बैरन आइलैंड। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माइनर वॉल्केनिक इरप्शंस रिपोर्ट की गई हैं 2 बार पिछले 8 दिन में बैरन आइलैंड से, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। तो ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है जो अंडमान सी में लोकेटेड है। सबमरीन एमरजेंट वॉल्केनो है ये, और ये पार्ट है इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट लोकेटेड है ये पोर्ट ब्लेयर से। अबव द सबडक्शन जोन ऑफ इंडियन एंड बर्मीज प्लेट्स पर ये लोकेटेड है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मिलिट्री लेड वेस्ट अफ्रीकन नेशंस जो हैं जैसे बुर्किना फासो, माली, नाइजर, इन्होंने विड्रॉल कर लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो आईसीसी क्या है? एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट रोम स्टैट्यूट से बना है 1998 में, लेकिन ये काम करना शुरू हुआ है 2002 से। परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है। 125 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, याद रखो, ना तो चाइना, ना इंडिया, इसराइल, रशिया, यूएस, कोई इसका मेंबर नहीं है। और ये कोर्ट फंडेड है बाय कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द स्टेट पार्टीज और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस एंड अदर एंटिटीज। कोर्ट में 18 जजेस होते हैं और जो प्रेसिडेंसी है उसमें 3 जजेस हैं। बेसिकली क्या इसका कैसे डिफरेंट है इसमें आईसीजे में और आईसीजे से कैसे डिफरेंट है? आईसीजे तो जो है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स देखता है, आईसीसी लेकिन जो है प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स करता है। ठीक है, तो आईसीसी के जुरिस्डिक्शन सिर्फ उन ऑफेंसेस पे है जब इसका जो है 2002 के बाद जब ये इन्फोर्स हुआ है, उसके बाद जो ऑफेंस कमिट किए गए हैं। उससे पहले की जो ऑफेंसेस हैं उस पर इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is GST 2.0 rationalization. This topic is important for your economy section. So GST, which was launched in 2017, has undergone latest series of reforms, but the latest round of reforms are being hailed as transformative. So PM Modi has outlined this as a GST Bachat Utsav now, which is aimed to simplify the rate structure. This will resolve classification disputes, correct the inverted duty structures, and boost household consumption. So, key features of GST 2.0 include transition from a 4 slab system to a
two slab system, in which the merit goods invite just 5% tax rate and the standard rate is 18%. Okay, of course, there are special slabs also, and even the 12% slab has been abolished except for bricks. Life and health insurance have been exempted from GST. Hotels who have per day tariff rate of below or equal to 7,500 have seen a cut in GST rate to 5% without ITC from 12% with ITC earlier. Finance Ministry has asked its officers in the field to compile monthly data reports on price change of commodities pre and post GST rate rationalization. These reports will be compiled by the ministry for the next 6 months in a bid to ensure the benefits that the benefits get passed on to the consumers. Lower GST rates are expected to increase disposable income, spur demand, and incentivize investments. The government also aims to offset revenue loss from cuts on over 375 items through higher consumption. So, the aim is also to correct the inverted duty structure. So, IDS occurs when the input tax rate is higher than the output tax rate, leading to capital blockage. So, for example, if textile fabric attracts a 12% GST, but the finished garment attracts only 5% GST, then this creates a situation of inverted duty structure. So, relief is being provided by aligning many inputs and outputs into the same slab. Okay, but there are certain concerns also. For example, states and centers are both contemplating that there could be um, revenue loss despite the expected consumption boost. IDS issues are still there, even though government has tried to address most of them. These issues still exist in bicycles, tractors, fertilizers, textiles, and corrugated boxes industries. There are no legal provisions to prevent profiteering from the industrial side. Okay, so therefore there is a need to ensure better transfer to consumers through strict anti-profiteering mechanisms, strengthen the state finances. Periodic slab reviews must be there to maintain balance between revenue neutrality and ease of business. Enhance the trust-based compliance by sustaining tech-enabled registration. Okay. So the next topic is river pollution in India. This topic is important for your environment section. CPCB's latest report shows a marginal reduction in polluted river stretches across India, though several rivers, especially in Maharashtra, remain critically contaminated. Rivers are the lifelines of India, sustaining agriculture, industry, and millions of people. CPCB regularly monitors the river health, measuring biological oxygen demand levels to identify polluted stretches. In the latest report, uh, it indicates that a marginal reduction in the number of polluted river stretches across India has happened. So, river pollution in India has been a persistent challenge. As per CPCB, a polluted river stretch is defined as two or more consecutive locations on a river where BOD level exceeds 3 mg per liter. What causes river pollution? Um, Untreated sewage, release of toxic waste by chemical and textile hubs, fertilizer and pesticides flow into the river during monsoon. This impacts the decline in aquatic biodiversity, unsafe drinking and bathing water, economic loss to fisheries and agriculture, social unrest. Okay. According to CPCB's 2023 report, number of polluted river stretches decreased from 311 to 296. Maharashtra continues to top the list with 54 polluted stretches. Despite marginal progress overall, certain rivers recorded worsening conditions. CPCB, in collaboration with state pollution control boards, monitors water quality at over 4,700 locations. Following a 2018 directive by National Green Tribunal, states are mandated to prepare river rejuvenation action plans. But there are certain challenges in river rejuvenation also, like sewage treatment plants are under capacity or non-functional. There are overlapping jurisdictions between CPCB, state boards, and local authorities, which hinder accountability. Many state level action plans lack financial backing. Okay, there are continuous encroachments and waste generation, which outpace cleanup efforts. So initiatives like Namami Gange Mission, Jal Jeevan Mission, and there is a need for push for decentralized sewage treatment, which are steps in the right direction.
So the next topic is India's growing noise crisis. This topic is important for your environment section. So noise has silently emerged as a serious yet under-recognized health threat in Indian cities. Though legally identified as an air pollutant under the Air Pollution Act 1981 and medically linked to hypertension, sleep disorders, stress, cognitive decline, and which reduced life expectancy, it continues to be neglected. Despite its dual recognition, India has made little investment in systematic monitoring or data collection to gauge the scale of this problem. According to CPCB, noise is defined as unwanted sound. While sound that pleases is considered music, any sound which causes pain, irritation, or annoyance qualifies as noise. Under Section 2A of Air Pollution Act of 1981, noise is classified as an air pollutant. Noise regulation is governed by the Noise Pollution Rules 2000 and Environment Protection Act of 1986. These rules outline permissible noise levels. The rules define acceptable noise levels by area and time. Like for industrial areas, it is 75 dB during the day, 70 dB at night. Similarly, different levels are mentioned for commercial areas, residential areas, and silent zones. So, Indian towns and cities regularly face noise levels well above the safe limits. For example, WHO recommends daytime exposure below 55 dB. Even Indian rules are set similar thresholds, but we often see that traffic corridors often cross 70 dB. Remember that noise intensity rises 10 times with every 10 dB increase. Okay, the worst impact is borne by the vulnerable groups like the street vendors, delivery workers, traffic police, and residents of informal settlements. For these groups, constant urban noise is not just an irritation but a daily occupational hazard as well. So why noise pollution remains unchecked? First, there is inadequate monitoring which leaves policymakers blind. Then we have weak enforcement and cultural acceptance of noisy practices. There is fragmented governance that is split between pollution boards, municipalities, and police. So how we can treat it? How we can tackle it? First, treat it on par with air and water pollution. Monitoring must be expanded with real-time sensors. Integrate noise mitigation with green buffers, zoning, and sustainable mobility measures like electric buses and cycling. Governance reforms should strengthen enforcement, ensure interagency coordination, and enhance accountability. Finally, there should be community engagement, which is vital. Okay, so as to make people know that noise is unacceptable. Okay, so quiet living conditions should be a universal right and not just a luxury in India. So the next topic is logistics ease across different states 2025. This topic is important for your economy section. Union Minister for Commerce and Industry has launched this logistics ease across different states 2025 in New Delhi. So it represents a significant milestone in achieving benchmarking in benchmarking logistics performance across states and union territories. It was conceived on the lines of Logistics Performance Index of World Bank in 2018. It is prepared by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So it consists of regulatory and institutional support and logistics enabler. Uh, the perception indicators consist of logistics infrastructure, logistics services, operating and regulatory environment. Okay. So then there are two major features of LEADS 2025: performance assessment of 5 to 7 key corridors, API enabled evaluation of section wise speeds on major road corridors. Okay. So the next topic is Adi Yuva Fellowship and Adi Karma Yogi Volunteers Program. This topic is important for your governance and social issues. Recently, Ministry of Tribal Affairs in partnership with UN in India has launched these fellowship and volunteers program under the Adi Karma Yogi Abhiyan. So what is Adi Yuva Fellowship? It is supported by the UN in India. So it is first of its kind program designed to empower tribal youth through structured learning, mentorship and career development. Under this initiative, selected tribal youth will undertake a 12-month paid fellowship so as to balance knowledge building, on-the-job experience, and reflective practices. So fellows will receive monthly allowances. They will have access to high-quality UN and commercial learning platforms. So this program will link fellows to national skilling and employability schemes. The fellows will be selected through a competitive process. Similarly, for Adi Karma Yogi Volunteers Program, it is again supported by the UNFPA. It will equip tribal youth to act as catalysts for grassroots change and strengthen last mile service delivery in tribal regions. And 13 districts of Madhya Pradesh and Rajasthan have been identified for selections of volunteers.
So the next topic is Barren Island. This topic is important for your environment section. So minor volcanic eruptions have been noticed twice in a span of 8 days at Barren Island in Andaman and Nicobar Islands recently. So Barren Island is a volcanic island located in Andaman Sea. It is a submarine emergent volcano. It is part of the Indian Union territory of Andaman and Nicobar Islands. It lies about 138 kilometers northeast of the Port Blair. It lies above the subduction zone of India and Burmese plates. It is the only active volcano in the Indian subcontinent. It is a stratovolcano. Okay. So the next topic is International Criminal Court. This topic is important for your international relations. Recently, the military-led West African nations of Burkina Faso, Mali, and Niger, they have announced their withdrawal from the ICC. What is ICC? It was established by an international agreement, the Rome Statute, in 1998, but it entered into force in July 2002. It is the only permanent international criminal tribunal. It has 125 member countries. Of course, neither China, India, Israel, Russia, nor the US are members of ICC. This court is funded by contributions from the state parties and voluntary contributions from governments, international organizations, individuals, corporations, and other entities. The court has 18 judges, and the presidency consists of 3 judges. So, how is it different from ICJ? ICJ hears disputes between the states, but ICC handles prosecution of individuals. Okay. Remember that ICC only has jurisdiction over offenses which are committed after the ICC has come into force. Okay. That is from July 2002. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.